सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग फाइन होंगे। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पुराने चैप्टर्स के हम क्वेश्चन करते रहेंगे बीच में। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, और ये आगे भी आपके काम आएगा 11th क्लास में, 12th क्लास में, कि वर्क और एनर्जी का जो बेसिक्स होते हैं वो यहाँ हम देखेंगे। ठीक, 9th क्लास में अगर आप ये छोड़ देते हैं चैप्टर या इसको ध्यान से नहीं पढ़ते तो आगे फिर 11th में 12th में आपको परेशानी आती रहती है। वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है? तो बेसिकली ये दोनों ही आपके स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। दोनों कैसी क्वांटिटी होती हैं? स्केलर क्वांटिटी होती हैं। दोनों की यूनिट क्या होती है? पहले देखें, और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। ध्यान से देखिए इसको, एबिलिटी टू डू वर्क। अगर वर्क करने की एबिलिटी किसी के पास है तो उसको हम बोलेंगे कि उसके पास एनर्जी है। किसके पास एनर्जी है? जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं यहां फ्रेम करके। सपोज आई हैव दिस ब्लॉक। ओके, मैं क्या करता हूं, इस ब्लॉक का कुछ मास है, आप समझते हैं। इस ब्लॉक को मैंने यूं ऊपर उठाया, ठीक, और यहाँ मान लीजिए ये नीचे ज़मीन पर ये अर्थ सरफेस है। यहाँ मैं क्या करूँ कि रखूँ, एक ईंट का डेला रख दूँ, हल्का सा, बस समझ में, ज़्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल फोका सा, और वो यहाँ रख दिया। जैसे ही मैं उस पर ये छोड़ता हूँ और ये नीचे आएगा और क्या करेगा, ये उसको क्रश कर देगा। क्या करेगा? क्रश कर देगा। तो इसने क्या किया? इसने कुछ वर्क किया। हालांकि एक ईंट का मिट्टी का डेला ही इसने तोड़ा है, लेकिन फिर भी क्या किया? इसने कोई वर्क तो किया ना भाई, उसके शेप को चेंज कर दिया इसने। तो इसने वर्क क्यों किया? अगर मैं उस मिट्टी के डेले पर इसको यूं रख दूं, ऐसे ही रख दूं, ठीक, फिगर बना के समझाता हूं। सपोज ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मिट्टी का डेला है। तो इसके ऊपर मैं इस ब्लॉक को एक हाइट से फेंकता हूं तो ये किसी वेलोसिटी से टकराएगा, तो ये क्या करेगा? उसको ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा? ये ब्रेक कर देगा। बात समझ में आ रही? और इसको अगर मैं ऐसे आसानी से ऊपर रख दूं, इसके खाली रख दूं, तो क्या ये ब्रेक करेगा? तो पता ही चलेगा ये ब्रेक नहीं करेगा इसको। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, जब मैं इसको कुछ हाइट दे देता हूं, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जब इसके पास एनर्जी होती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी है, जब मैं इसको रिलीज करता हूं तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दैट मीन्स इट इज हैविंग सर्टेन एनर्जी। और जिस टाइम ये इससे टकराता है उस टाइम इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो वो मैक्सिमम एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी, वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होते होते अचानक इस जो मिट्टी का डेला है इसको ट्रांसफ़र होती है और वर्क हो जाता है और ये ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये एक एग्जांपल थी जो इस एबिलिटी टू डू वर्क वाली चीज़ को एक्सप्लेन करती है। ठीक, कि कोई चीज़ वर्क कर रही है इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। किसी चीज़ के पास एनर्जी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क कर रही है। आप बैठे रहिए, आपके पास एनर्जी है, आप अगर नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा। बात समझ में आई या नहीं? लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी बॉडी के पास एनर्जी ना हो और वो वर्क कर दे। बात समझ में आई? ऐसा कभी भी नहीं होगा। दोनों ही चीज़ों की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज जूल। हम स्मॉल जे से लिखना चाहिए, इज जूल एंड एब्रीविएटेड एज कैपिटल जे। दोनों ही जो चीज़ों की यूनिट है वो क्या होती है? जूल होती है। अब थोड़ा सा हम वर्क के बारे में समझ लेते हैं। वर्क के बारे में मैं यहाँ एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज इट इज ए ब्लॉक। ब्लॉक जब भी मैं कहता हूँ इट इज ए ब्लॉक, इट मीन्स इट इज हैविंग सर्टेन मास, और ये किसी फ्लैट सरफेस पे या किसी भी सरफेस पर रखा हुआ है।
ठीक है, मैंने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाई, कुछ देर के बाद ये ब्लॉक सपोज ट्रेवल करके यहां से आ गया, इसने क्या चीज ट्रेवल किया, एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, बस समझ में आई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वर्क किसके बराबर होगा, वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस इक्वेशन को ध्यान से लिखिए आप, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मैंने क्या बता रखा था, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बता रखा था, वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिए ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये स्केलर क्यों है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो अभी आप फॉर एग्जांपल जस्ट 9th क्लास का ये 9th क्लास से रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप 11th क्लास में पढ़ेंगे जाके तो आपके ये बात और वाज़ेह हो जाएगी। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दो तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, बात समझ में आई, दो तरह से। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो क्वांटिटी बनती है स्केलर, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो क्वांटिटी बनती है वेक्टर। तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है। याद रखिए अगर इनमें से कोई एक ही वेक्टर होता, खाली फोर्स वेक्टर होती या खाली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता, दूसरा कंपोनेंट वेक्टर नहीं होता, तो ये वेक्टर क्वांटिटी मिलती हमको। लेकिन जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, दो, एक नहीं है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो उनके दो तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन के, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो फॉर्मूला बता देता हूं आपको मैं। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उस वक्त वर्क होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बात समझ में आई। F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या चीज है, देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हुआ, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी एग्री करते हैं, ठीक। इन दोनों के बीच में एंगल की जो है, एंगल बिटवीन दिस एफ एंड डी, तो ये थीटा क्या चीज है, थीटा है एंगल बिटवीन एफ एंड डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो है यहां इस फॉर्मूले के अंदर, ये हमेशा हम रखते हैं। इस वाले केस में क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 1 के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा। तो 9th क्लास के लेवल पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते इस cos थीटा पर, क्योंकि आमतौर से हम इस तरह के वर्क की बात करते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जब थीटा 0 है तो cos थीटा 1 हो जाएगा। जब cos थीटा 1 है तो खाली हम क्या लिख देते हैं फॉर्मूले में, एफ डी लिख देते हैं। असल में जो असल में जो वर्क है उसका जो असल फार्मूला है वो है एफ डी कॉस थीटा। इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट भी जानना चाह रहे होंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एफ डी साइन थीटा। यहां लिख देता हूं मैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट एफ डी कॉस साइन थीटा कुछ बनता नहीं है, फिलहाल आप ये समझिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट एफ डी साइन थीटा इसका डायरेक्शन होता है। यानी अगर कोई क्वांटिटी बनती है सपोज ए, तो ये ए जो है, ए जो क्वांटिटी है, क्योंकि ये वर्क तो नहीं बनेगा, यहाँ पर साइन थीटा है तो वर्क तो नहीं बनेगा, तो ये क्या चीज़ होगी, एफ डी साइन थीटा। ये जो भी क्वांटिटी बनेगी ये एक वेक्टर बनेगी। बहरहाल इसे हमें पढ़ना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो बता दिया। आपसे कोई फार्मूला पूछता है व्हाट इज द फार्मूला फॉर वर्क, तो वर्क का फार्मूला बताएंगे एफ डी कॉस थीटा। कोई पूछेगा थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बात हो गई। अब जरा इस फॉर्मूले के ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा और, ठीक। इसको मिटा देता हूं, मैं चाह रहा हूं आपको सिर्फ काम की बात बताऊं।
और ऐसे बता दूं कि आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं वो भी आप सीख जाएं इसी में। ठीक, इस फॉर्मूले को हम करते हैं एफ डी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को लिखा मैंने। एफ का मतलब कोई फोर्स है, डी का मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट है, थीटा का मतलब इनके बीच में कोई एंगल है। बात समझ में आ गई है? अगर कोई फोर्स नहीं लग रही, सपोज इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, बिना फोर्स के भी डिस्प्लेसमेंट मान लो कहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो क्या वर्क हो रहा है? तो पता ही चलेगा कि वर्क इज ऑल्सो जीरो। अगर फोर्स जीरो हो गई तो वर्क जीरो हो गया, क्योंकि हम फॉर्मूले को देखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूले को देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। बात समझ में आई? अगर हमें ये पता चले कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड को फोर्स लगा रहा हूं, बहुत सारी फोर्स लगा रहा हूं, इस बोर्ड को क्या कर रहा हूं मैं? फोर्स लगा रहा हूं साइड, तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो चाहे फोर्स अवेलेबल हो, वर्क कितना होगा? जीरो होगा। बात समझ में आई? अगर इफ cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा हो सकता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगे और हम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में देख रहे हो और एंगल क्या हो? एंगल बीच में 90 डिग्री हो। अगर ये सिचुएशन है तो cos 90 किसके बराबर होता है? cos 90 बराबर होता है जीरो के। इस केस में भी वर्क किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? नाउ द सेकंड पॉइंट, इफ नहीं, मैक्सिमम वर्क कब होता है? मैक्सिमम वर्क कब होगा? ये जो पैरामीटर है हमारा, ये एक तरह से वेरिएबल पैरामीटर है, ये 0 से लेके 1 तक वेरी करता है। तो मैक्सिमम वर्क जब होगा जब cos थीटा किसके बराबर? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, यानी थीटा हमारा किसके बराबर हो? 0 डिग्री के बराबर हो। तो मैक्सिमम वर्क ये फोर्स जब करेगी जब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाना है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है तो वर्क मैक्सिमम होता है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं अब मैं इस वाले केस में, इस ब्लॉक के ये ब्लॉक को हम वर्क करता हुआ देख रहे हैं। वर्क करता कौन है? हु डज द वर्क? कौन है जो वर्क करता है? तो इसका आंसर समझ लीजिए कि फोर्स है जो वर्क करती है। जब भी आपसे कोई पूछे वर्क कौन कर रहा है, तो क्या ये ब्लॉक वर्क कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूव करके? नहीं, इसके ऊपर फोर्स वर्क कर रही है, इसलिए ये मूव कर रहा है। मूव कर रहा है मीन्स इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, 12 mv² आ गई है इसके पास। तो इसके पास एनर्जी आई है क्योंकि इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। याद रखिए, अगर एनर्जी होती है तो ऑब्जेक्ट वर्क करने की सलाहियत रखता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाता है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है? ये कंसेप्चुअल बातें करी हैं मैंने, अभी कोई न्यूमेरिकल बात नहीं करी, अभी कोई डेरिवेशन नहीं किया किसी भी किस्म का, सिर्फ एक फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बता दिया, थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया, आगे चल के और न्यूमेरिकल के साथ फिर कंसेप्ट इसके आते रहेंगे। इसको ज़रा ध्यान से चैप्टर को देख लीजिएगा, छोटी छोटी बारीक बातें, कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न की वजह से न्यूमेरिकल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक, वो नहीं होना चाहिए, नोट करिए चीज़ों को।